वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए जानते हैं बिना कोई देरी करे। ये कुछ हिंदी का परिचय आपके सामने मैंने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि प्राचीन काल में भाषा का ज्ञान ना होने के कारण आदि मानव सांकेतिक भाषाओं व मूल वर्ण, ये सब आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कि मूल वर्ण क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, ये सब आपको मैं बताऊंगा। फॉर द टाइम बिंग आप इतना जानिए कि आदि मानव जो था प्राचीन काल में, जब हमें भाषा का ज्ञान नहीं था तो हम कैसे बात करते थे, यानी कि आदि मानव कैसे बात करते थे। वो सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग करते थे, यानी कि इशारे करके बात करते थे, आ ऊ करके मुंह से आवाज निकाल लेते थे, ठीक है। हालांकि उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था। फिर धीरे धीरे आदि मानव का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है उनका, और जैसे जैसे उनका विकास होता है तो उनके द्वारा बोली गई ये आ ऊ ई ऊ ऐसे करके जो भाषा है इसका भी विकास होता है। सो जो आदिम भाषा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, आदिम भाषा, यानी कि जो हमारी आदि मानव द्वारा बोली गई जो भाषा है उसे क्या बोलते हैं हम, आदिम भाषा। तो इसका विकास कब हुआ है, ऐतिहासिक या फिर प्राचीन काल में, और जिसको हमने 3 मुख्य भागों में बांटा है। और वो 3 मुख्य भाषाएं क्या हैं? पहली है तुरानी भाषा। तुरानी भाषा को भी हमने 3 सब लैंग्वेजेस में हमने डिवाइड कर दिया, जिसमें चीनी लैंग्वेज, जापानी लैंग्वेज और द्रविड़ लैंग्वेज आती है। दूसरी में यहीं पे लिख रहा हूं, सामी भाषा उसको बोलते हैं। तो सामी भाषा में आपकी एक आ जाएगी उर्दू, फारसी, फारसी यानी कि पर्शियन लैंग्वेज, और अरेबियन लैंग्वेज यानी कि अरबी भाषा, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, अबू धाबी, यमन, ओमान, मस्कट यानी कि सेंट्रल एशिया में तुर्कमेनिस्तान, इधर ताजिकिस्तान, इस साइड पे बोली जाती है। और जो तीसरी कैटेगरी है इसमें वो है आर्य भाषा की। तो आर्य भाषा जो है वो मध्य एशिया में बोली जाती है, यानी कि स्पोकन इन सेंट्रल एशिया। और इसमें बेसिकली भाषा का नाम भी क्या है, आर्य लैंग्वेज। इट इज स्पोकन इन सेंट्रल इंडिया या फिर मध्य भारत, मध्य एशिया। अब चलिए जो पहली वाली तुरानी भाषा है ना, तुरानी भाषा में जो द्रविड़ है, द्रविड़ में हम कितनी भाषाएं जानते हैं। द्रविड़ में जैसे हमने तमिल लैंग्वेज, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, कन्नड़, ये सारी की सारी भाषा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में भी यहाँ पर आपको मेंशन देखने के लिए मिलेंगी। और आपको मैं बता दूं कि ये सारी की सारी भाषाएं पहले से ही हैं, यानी कि आपको पता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल है उसमें टोटल 22 भाषाएं हैं, और उन 22 भाषाएं में से पहले सिर्फ 14 भाषाएं हुआ करती थी ओरिजिनली मूल रूप से। उनमें से ये सारी की सारी भाषा पहले से ही एग्जिस्ट करती है। फिर रही बात, मैंने आप लिखा कि सामी भाषा के अंतर्गत अरबी भाषा का विकास हुआ है, या फिर फारसी भाषा, उर्दू भाषा, ठीक है, ये सब वहीं बोली जाती हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं हम आर्य लोगों की। जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे, और ऐसा हमें कौन बताते हैं, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर कौन है, एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार बोलते हैं जिसे। तो ये जब मध्य एशिया से नीचे दक्षिण की तरफ आते हैं तो कुछ लोग वेस्ट की तरफ चले जाते हैं, और फिर कुछ लोग जो है ईस्ट की तरफ चले जाते हैं। जो ईस्ट की तरफ जाते हैं वो बेसिकली घूमंतु जाति के होते हैं, यानी कि घूमते रहते हैं, ठीक है। तो घुमंतु जाति के होते हैं। और जो वेस्ट की तरफ जाते हैं उनकी जो फर्दर लैंग्वेज वो डिवाइड हो जाती है, कुछ लैटिन बोलते हैं, कुछ ग्रीक बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलने लगते हैं। यानी कि समझ रहे हैं आप, ईस्ट की तरफ अगर आएंगे तो आपको मंगोलिया देखने के लिए मिलेगा, चाइना देखने के लिए मिलेगा। तो ये इनिशियली जो है क्या थे, नोमैड्स थे, हंटर्स एंड गैदरर्स थे, ट्राइबल पीपल्स थे। और जो उधर को चले गए यानी कि वेस्ट की तरफ, यानी यूरोप की तरफ चले गए, वो कुछ इंग्लिश बोलने लग गए। कुछ जो है साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल नॉर्दर्न पोर्शन में चले गए, तो वो लोग इंग्लिश बोलने लगे। तो उनका धीरे धीरे भाषाओं में विकास आया। फिर देखिए आदिम भाषा जो है, पुरानी जो प्राचीन लोगों द्वारा बोली जाती थी, उसी को हम आदिम भाषा बोलते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, तुरानी भाषा, सामी भाषा और आर्य भाषा। तुरानी भाषा के अंदर चीनी, जापानी और द्रविड़ भाषा आ जाएगी। द्रविड़ भाषा के अंदर तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, उड़िया, जितनी भी पेनिनसुलर इंडिया में जितने भी एरियाज हैं हमारे पास, उड़ीसा है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, तमिलनाडु है ना, तो यहाँ पे जो जो भाषाएं बोली जाती है तो हम ये बोल सकते हैं कि द्रविड़ी भाषा है। अब देखिए आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा, अभ्रंश। तो अभ्रंश क्या होता है, एक अभ्रंश को ज्योग्राफिकल टर्म में बोलते हैं फॉल्ट।
फॉल्ट मतलब किसी चीज का तोड़ना, तो वैसी भाषा को बिगाड़ना बोला जाता है अपभ्रंश हिंदी लैंग्वेज में। चलिए, ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि गढ़वाली और कुमाऊनी जो है भाषाएं निकली हैं, ये किसकी अपभ्रंश हैं? आप बताइए मुझे। अपभ्रंश मतलब मैंने आपको बता दिया। चलिए, ये क्योंकि इंट्रोड्यूसिंग वीडियो है, स्टार्टिंग वीडियो है, तो इसमें मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। बात करते हैं संस्कृत लैंग्वेज की। संस्कृत लैंग्वेज को हम जो है दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है लौकिक संस्कृत और दूसरा है वैदिक संस्कृत। यानी कि वैदिक संस्कृत जो कि लौकिक संस्कृत से पहले बोली जाती थी, यानी कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व जो संस्कृत बोली जाती थी, वैदिक संस्कृत ये काफी प्योर होती थी। और लौकिक संस्कृत जो है वो 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व में बोली जाती थी, जो कि इम्प्योर होती थी, जिसे आम लोग, ऑर्डिनरी पीपल बहुत आसानी से समझ जाते थे। और ऐसे ही जो है समझने वाली भाषा में लिखी गई है रामायण, महाभारत, महाकाव्य। कालिदास की सारी रचनाएं जो हैं लौकिक संस्कृत में है। अब क्योंकि जो वैदिक संस्कृत है वो काफी प्योर होती थी, इसलिए इसको देववाणी बोलते थे। और इसी को जो है भगवान और देवी और देवताओं द्वारा यूज किया जाता था। इसको वेदवाणी भी बोलते थे वैदिक संस्कृत को। और महर्षि पणिनि का नाम आपने सुना होगा। महर्षि, महर्षि ऋषियों के ऋषि, महर्षि पणिनि, पणिनि, अब कैसे भी आप इसे प्रोनाउंस करते हो। तो इन्होंने एक जो बुक लिखी है अष्टाध्यायी, ये एक बुक है ग्रामर पे, यानी कि व्याकरण पे ये बुक है। ठीक है, जानते हैं प्राकृत लैंग्वेज के बारे में। प्राकृत लैंग्वेज को जो जैन समुदाय के लोग थे उन्होंने पैट्रोनेज दिया था। और बात करते हैं पाली भाषा की, तो पाली भाषा देश की पहली राष्ट्रभाषा मानी जाती है। और अशोक साम्राज्य, अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख हैं उनमें जो है अधिकतर पाली भाषा का यूज किया गया है। और पाली भाषा में आपको बता दूं काफी जो है इतनी हार्ड नहीं होती, कॉम्प्लेक्स नहीं होती, क्योंकि आप संस्कृत देख रहे हैं, संस्कृत से ही निकल के प्राकृत, पाली ये सब संस्कृत से ही निकल के आई है। अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। चलिए बात करते हैं अब हिंदी के विकास की। अब देखिए हिंदी भाषा का विकास हुआ कैसे, और यही हमारे आज के जो है मेन टॉपिक का मेन टाइटल है, आपके एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में आदि मानव द्वारा आदिम भाषा का प्रयोग किया जाता था। आदिम भाषा मैंने अभी थोड़ी देर में पहले आपको बताई कि आदि मानव द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है, जो आ ऊ मुंह से निकाल देते थे, उसी को बोलते हैं आदिम भाषा। जैसे मैं किसी से कुछ कहना चाह रहा हूँ और मुझे भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अब मेरे मुंह से कुछ साउंड निकली, आ ऊ ए ऊ ऐसे करके आदिम भाषा हो गई। अभी हमें भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ठीक है। और हिंदी की आर्ध जननी जो है वो किसे माना जाता है? संस्कृत को भी माना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था संस्कृत से पाली लैंग्वेज निकल के आई है, पाली से प्राकृत, प्राकृत यानी कि प्राकृत को भी तोड़ा फोड़ा गया, तो अपभ्रंश, अपभ्रंश को जो है और तोड़ा फोड़ा गया, अपग्रह, और फिर उसके बाद में जो है हम हिंदी बोल रहे हैं। तो हिंदी इज नॉट सो कॉमन, मतलब हिंदी उतनी ज़्यादा वो प्योर नहीं है। अब इनका डेवलपमेंट भी देख लीजिए। संस्कृत भाषा का डेवलपमेंट 1500 से 500 बीसी में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बॉर्न होने से पहले, यानी कि भगवान यीशु के जन्म होने से पहले। और फिर पाली भाषा का यूज 500 से 1 ईस्वी पूर्व। फिर प्राकृत लैंग्वेज की बात करें तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व नहीं, आफ्टर एडी, ये 500 एडी है, ठीक है। फिर अपभ्रंश जो है 500 से 1000 एडी। और फिर यहाँ पे हिंदी का जो है 1400 से अब तक, यानी कि 1400 एडी की बात चल रही है ये, ठीक है। ये सब एडी में है, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और फिर जो मैं ये बोल रहा हूँ अपभ्रंश, अपग्रह, इन्हीं से जो टूट के निकली हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इनमें कहीं ना कहीं आपको मिक्सचर जरूर देखने के लिए मिलेगा। ये टाइम पीरियड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मैक्स मुलर के अनुसार आर्य जो है मध्य एशिया के निवासी थे, जो एक घुमंतु जाति के थे, इधर उधर घूमते रहते थे, क्योंकि करने के लिए कुछ था नहीं, खेती नाम की कुछ चीज़ हुआ नहीं करती थी उस समय, ना ही इनको इतना नॉलेज था कि खेती हो सकती है, स्टोन एज चल रहा था, ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मैंने अभी पीछे आपको समझा दिया, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यह जीवन यापन करने हेतु स्थान परिवर्तन करते थे। आर्य मध्य एशिया से दक्षिण की ओर आए थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मध्य एशिया से ये दक्षिण यानी कि साउथ की तरफ आए, और इंडियन टेरिटरी में, भारतीय भूभाग में पहुंचते ही ये जो है 2 गुटों में बढ़ गए। कुछ लोग जो है पश्चिम, यानी कि पश्चिम हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये वाली डायरेक्शन हो गई। और कुछ लोग पूर्व की तरफ गए यानी कि ईस्ट की तरफ चले गए। जो ईस्ट की तरफ गए उन्होंने क्या किया, और जो पश्चिम की तरफ गए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौन सी लैंग्वेज बोली, ये थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको रिवाइज करवा रहा हूं। तो वो घुमंतु जाति के जो लोग जो है पूर्वी तरफ गए, उन्हें पूर्वी आर्य कहलाए, उन्होंने संस्कृत बोलनी शुरू की, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड ये है। और जो पश्चिम की तरफ गए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ग्रीक लैंग्वेज बोलनी शुरू की, लैटिन लैंग्वेज, अंग्रेजी लैंग्वेज बोलनी शुरू की। और आपको ये जान के जो है काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होगा कि संस्कृत लैंग्वेज, जैसे कि मैं अभी ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि जननी है सारी भाषाओं की। और थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया था कि पाली देश की पहली राष्ट्रभाषा है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो आर्य लोग पूर्व भाग की तरफ आए उन्होंने संस्कृत बोलनी सीखी। और संस्कृत एक संश्लिष्ट भाषा है। संश्लिष्ट भाषा वो क्या होती है, जिसमें कारक चिन्ह छुपा हुआ होता है। कारक चिन्ह जैसे जो मतलब सीधे ना लिख के तिरछा लिखा हो, जैसे मनुष्य का है तो मनुष्य का सपना, तो मनुष्यत सपना, मनुष्यत, मनुष्य का तो में छुपा हुआ है का, मनुष्यत, तो ये जो है कारक चिन्ह है तो के नीचे रो, मनुष्य का। संश्लिष्ट मतलब कठोर भाषा, और हिंदी जो है विश्लिष्ट भाषा है। विश्लिष्ट वो जो इजी होती है बोलने में, ठीक है। और अभी आपको पता है कि संश्लिष्ट भाषा क्या होता है, कि संश्लिष्ट भाषा का शब्द में जो है कारक चिन्ह का छुपा रहना होता है। जैसे मनुष्यत, इसमें मनुष्य का, मनुष्यत से क्या समझते हैं, मनुष्य का, तो और तो के नीचे हलंत लगाया यानी कि मनुष्य का। तो ये हो गई आपकी संश्लिष्ट भाषा, और ये हो गई विश्लिष्ट भाषा। विश्लिष्ट मतलब इजी और संश्लिष्ट मतलब हार्ड। अब देखिए, जो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा समझते हैं चीज़ों को, हिंदी लैंग्वेज को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, तो उनके लिए संस्कृत भाषा बोलना काफ़ी इजी रहता है। और वो काफ़ी पढ़े लिखे हाई लेवल के लोग होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि संस्कृत भाषा एक ऊपरी वर्ग की भाषा है। आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपसे स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि संस्कृत भाषा एक ऊपरी वर्ग की भाषा है। अब आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से इस चीज को डील कर लेंगे। और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि संस्कृत को जो है हम कालांतर में यानी कि समय के साथ साथ दो भागों में हम बांट चुके हैं। वैदिक संस्कृत जो पहले बोली जाती थी 1500 से 1000 बीसी में यानी कि ईसा पूर्व, और लौकिक संस्कृत जो 1000 से 500 बीसी में बोली जाती थी यानी 1000 से 500 ईसा पूर्व। तो आइए जानते हैं वैदिक संस्कृत के बारे में। इसका टाइम पीरियड है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। और क्योंकि संस्कृत से ही निकल के आई है तो संस्कृत के बारे में आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत को देवों की भाषा यानी कि देववाणी माना गया है। और सभी वेद और वैदिक ग्रंथ जो हैं संस्कृत में लिखे गए हैं। वैदिक यहाँ पे सभी वेद वैदिक ग्रंथ, ठीक है। इसलिए वैदिक संस्कृत को वेदवाणी भी माना गया है। और यह हम बोल सकते हैं कि वेदवाणी को या फिर वैदिक संस्कृत को जो है वेदवाणी की संज्ञा भी दी जा सकती है, जैसे भी आप अपने एग्जाम में लिखना चाहें। कालांतर में वैदिक संस्कृत का प्रयोग आम जनमानस के लिए जटिल हो गया। आम जनमानस माने यानी कि कॉमन पीपल, ठीक है, बहुत ही हार्ड लगता है, जिससे एक बहुसंख्यक लोग जो है वैदिक संस्कृत से अलग हो गए। यानी कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वैदिक संस्कृत को बोलना ही छोड़ दिया, देखना भी छोड़ दिया। अब देखिए, वैदिक संस्कृत को सरल व आम जनमानस तक पहुंचाने या उसको सरल करने के लिए, सहज करने के लिए और आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए काफ़ी प्रयोग किए जा चुके हैं, पहले भी और अब भी हो रहे हैं। और इसका जो सबसे सर्वप्रथम प्रयास किया था वो महर्षि पाणिनि ने अपनी, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, उनकी जो पुस्तक थी अष्टाध्यायी, उसमें किया था। यानी कि अष्टाध्यायी कैसी बुक है, व्याकरण पुस्तक है, ग्रामर लैंग्वेज है, ग्रामर बुक। और अभी दो टर्म मैंने आपको पहले भी बताए हैं, संश्लिष्ट और विश्लिष्ट। संश्लिष्ट मतलब हार्ड यानी कि जटिल यानी कि कठिन, तो वैदिक संस्कृत कैसी होती है, संश्लिष्ट होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं लौकिक संस्कृत की। 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, यानी कि इट हैज बीन इमर्स्ड फ्रॉम 1000 बीसी टू 500 बीसी। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही आप ऐसे भी सुन सकते हैं। और संश्लिष्ट भाषा क्या होती है मैं दोबारा बताता हूँ, जिसमें कारक चिन्ह छुपा हुआ होता है, जैसे मनुष्यत मैंने अभी बताया था, मनुष्य का। चलिए बात करते हैं लौकिक संस्कृत की। लौकिक संस्कृत का टाइम पीरियड आपको ये है। और लौकिक संस्कृत जो है वो वैदिक संस्कृत से भी सरल थी
और सहज थी। सरल या सहज दोनों एक ही टर्म चीज है। और इसी लौकिक संस्कृत में महाभारत, रामायण, महाकाव्य और जो कालिदास है उसने अपनी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, क्योंकि ये आम जनमानस इजी से समझ सकते थे उस टाइम के। और आज जो है लौकिक संस्कृत भी लोग नहीं समझ पाएंगे, दूर रही बात वैदिक संस्कृत की। तो देखिए 500 ईस्वी पूर्व के दौरान भारत में यज्ञ, कर्मकांड, बलि का वर्चस्व अधिक बढ़ गया था, जिससे सामान्य लोग इन कर्म कांडों, बलि व भगवान पूजन से वंचित हो गए। अब देखिए सामान्य लोग यानी कि कॉमन पीपल, यानी कि लेमन लोग, यानी कि गरीब लोग, तो वो लोग कहाँ ये बलि वगैरह दे पाएंगे, कहाँ जो है कर्मकांड कर पाएंगे, क्योंकि उस समय यही मानना था कि जो लोग जितनी ज़्यादा बलि देंगे, जितना ज़्यादा जो है ऐसे पूजन वगैरह करेंगे, वही लोग जो है भगवान को पूज सकते थे। और लोग तो पूज ही नहीं सकते। भगवान को पूजने के लिए भी आपको जो है जानवरों की बलि देनी पड़ेगी और बड़े बड़े यज्ञ हवन करवाने पड़ेंगे। और इसी के चलते एक धर्म आता है जिसे हम बौद्ध धर्म बोलते हैं, जैन धर्म बोलते हैं। ये दो धर्म उभर के आते हैं। 500 ईस्वी पूर्व के दौरान भारत में यज्ञ, कर्मकांड, बलि का वर्चस्व अधिक बढ़ गया, जिससे सामान्य लोग इन कर्मकांडों, बलि व भगवान पूजन से वंचित हो गए। तो जो गौतम बुद्ध जो हम जानते हैं ना, वो एक कवि भी थे। ठीक है, तो कवि गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का प्रारंभ किया गया, जिसमें पाली भाषा का प्रयोग किया गया। चलिए आपसे आज का प्रश्न यह है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी, कहाँ लिखी? ठीक है, और क्या वो जगह जो है उत्तराखंड में है? और उत्तराखंड में अगर है तो उत्तराखंड में किस जगह पर है? आपका आज का क्वेश्चन नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट अभिज्ञान शकुंतलम। इसका रिलेशन है कालिदास से। कालिदास ने लिखी है। अब लिखी कहाँ है? उत्तराखंड में लिखी है, इतना भी मैं बता देता हूँ। और उत्तराखंड में गढ़वाल के एक डिस्ट्रिक्ट में लिखी है। अब ये डिस्ट्रिक्ट का नाम मुझे बताइए, और एक आश्रम में लिखी है, उस आश्रम का नाम मुझे बताइए। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे बताइएगा नीचे कमेंट करके। और आगे इसके जो सेकंड लेक्चर में है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा प्राकृत भाषा के बारे में, पाली भाषा के बारे में। आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हैं, आपको थोड़ा मैं अच्छे से समझा दूंगा। गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, और कमेंट कर दीजिएगा जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन ऑफ द डे, कि कालिदास ने जो उनकी अपनी एक रचना थी अभिज्ञान शकुंतलम, वो कहाँ पर लिखी है? उत्तराखंड में लिखी है, इतना मैंने हिंट दिया आपको। उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट में लिखी है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है पौड़ी। पौड़ी में जो है एक आश्रम है, वहां पर लिखी है। उस आश्रम का नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के संग शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो ना करें, ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।